हेलो एवरीवन। आज हम आपको हिंदी सेकेंड यानी हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। हिंदी ग्रामर का आपका पहला अध्याय है भाषा और व्याकरण। भाषा मीन्स आप समझते हैं लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज क्या है? देखिए, हम एक सामाजिक प्राणी है। सभी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। तो समाज में रहने के लिए हमें क्या करना होता है? समाज के रहने के लिए हमें एक दूसरे के भावों और विचारों को समझना होता है और अपने भाव और विचारों को दूसरों को समझाना होता है। तो ये भाव और विचार हम किसके द्वारा प्रकट करेंगे या किसके द्वारा समझेंगे? इसको समझने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। तो भाषा क्या है? भाषा जो है, पहले इनकी भाषा के अंदर कुछ ध्वनि संकेत होते हैं। ध्वनि संकेत यानी वर्ण। इन वर्णों के परस्पर में जब छोटे छोटे वर्ण एकत्रित होते हैं तो छोटे शब्द बनते हैं। इन शब्दों से के मेल से जो कुछ शब्द एकत्रित होते हैं, कुछ शब्दों का मेल होता है तो वाक्य बनते हैं। यही भाषा का मूल रूप होता है। जो वाक्य होते हैं, जो हम बोलते हैं, मूल रूप भाषा का यही होता है। अब भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है संस्कृत के भाष धातु से। धातु मीन्स होती है क्रिया। तो भाष का मतलब क्या होता है? भाष किस क्रिया का नाम है? भाष नाम है। भाष का अर्थ होता है स्पष्ट वाणी या बोलना। सचमुच में तो बोलचाल के जो भाषा होती है वही मूल भाषा होती है। जो हम बोलते हैं वही मूल रूप से भाषा होती है, जिसे लिखित रूप देने के लिए लिपि का प्रयोग किया जाता है। लिपि का प्रयोग हम करते हैं अलग अलग भाषाओं के लिए, अलग अलग लिपियों का प्रयोग करते हैं, जिनके आधार पे भाषा को परिभाषित किया जाता है। अब आइए परिभाषा देखते हैं। भाषा ध्वनि प्रत्ययों की ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज के सभी सदस्य आपस में विचारों तथा भावों का आदान प्रदान करते हैं। अभी जो मैंने आपको समझाया, भाषा ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था है, अर्थात ध्वनि प्रतीक यानी वही वर्ण चिन्ह जिनको हम लिपि कहते हैं, उनकी व्यवस्था ऐसी जिनके द्वारा ऐसी रूप से उनकी व्यवस्था की जाती है, अर्थात ऐसा व्यवस्थित रूप से उन्हें लिखें कि हम अपने भाव और विचारों को एक दूसरे के सम्मुख रख सकते, वही भाषा है। विचारों और की पूर्ण सफल अभिव्यक्ति के लिए भाषा का ही सहारा लेना पड़ता है। हम बोलकर, लिखकर अपने भाव को प्रकट करते हैं और दूसरे के कथन को सुनते हैं और समझते हैं। दूसरे के कथन को हम जैसे अपना लिख कर समझते हैं तो दूसरे का कथन पढ़कर समझते हैं। हम अपना बोलकर समझाते हैं तो दूसरों का कथन सुनकर समझाते हैं। तो ये चार मुख्य अंग हो गए भाषा के: लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना। अब इस दृष्टि से भाषा के दो रूप आपके सामने मुख्य रूप से आ रहे हैं: लिखित भाषा, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में क्या हो गया? जो हम बोलते हैं और जो हम सुनते हैं। लिखित भाषा में क्या हो गया? हम पढ़ते हैं, दूसरों का पढ़ते हैं, अपना विचार खुद लिखते हैं। तो आपको समझ में आ गया, दो मुख्य रूप होते हैं। अब आइए मौखिक भाषा क्या है इसके बारे में जानते हैं। भाषा का मौखिक रूप ही मुख्य होता है और यही भाषा का मूल रूप है। इसी रूप में मनुष्य प्राचीन युग में अपने विचारों को प्रकट किया करता था। पहले क्या था? पहले हम लिखित रूप से कोई प्रमाण नहीं रखते थे, तो अपने विचारों को मूल रूप से बोलकर ही बताते थे। तो यही बताया जा रहा है कि प्राचीन युग में अपने विचारों को प्रकट करने का मूल साधन मौखिक भाषा ही थी। आधुनिक काल में भी अपने आसपास स्थित साथियों से मौखिक भाषा द्वारा ही व्यवहार करता है। कौन करता है? मनुष्य करता है। मौखिक भाषा का प्रयोग अनेक प्रकार से होता है, जैसे संवाद, भाषण, वाद विवाद, काव्य पाठ, नाटक, रेडियो, दूरदर्शन, दृश्य श्रव्य कार्यक्रम, समाचार वाचन आदि। ये सब मौखिक भाषा के ही उदाहरण है। अर्थात हम इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं? मुख द्वारा बोली हुई भाषा ही मौखिक भाषा कहलाती है। तो अगर हमको परिभाषा में लिखना हुआ तो हम ऐसे छोटे में लिख सकते हैं, मुख द्वारा बोली जाने वाली भाषा ही मौखिक भाषा कहलाती है। अब आइए लिखित भाषा देखते हैं। लिखित भाषा क्या है? भाषा के विकास क्रम में मौखिक रूप के बाद लिखित रूप का स्थान है। लिखित भाषा दूर स्थित व्यक्तियों तक विचारों को प्रेषित करने का साधन है। भाषा के लिखित रूप द्वारा विचारों को भविष्य के लिए भी सुरक्षित रखा जा सकता है। कैसे रखा जा सकता है? जैसे हम डायरी लिखते हैं, कोई बुक लिखते हैं, वो आज बहुत दिनों तक वो रखी रहती है, हमारे विचारों से आने वाली पीढ़ियां तक अवगत होती हैं।
जैसे हम पुरानी पुस्तकें पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, रामायण महाभारत, ये सब कैसे हम इसके बारे में जानते हैं? क्योंकि ये लिखित रूप से ये ग्रंथ हमारे पास मौजूद हैं। बहुत पुराने हैं ये, लेकिन लिखित हैं, तो हम आज भी इनकी कहानियों से आज भी हम इन ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनका हम प्रयोग करते हैं और उनसे फ़ायदा उठाते हैं। यही है, लिखित भाषा से आवश्यकता पड़ने पर हम आने वाले समय में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। पूर्वजों के विचार लिखित पुस्तकों के रूप में आज भी संपत्ति के रूप में हमारे पास हैं। भाषा का लिखित रूप अधिक प्रमाणिक माना जाता है। क्यों प्रमाणिक माना जाता है? क्योंकि जो लिखा, जैसे बोलने में कभी गलती हो सकती है, लेकिन लिखित जो होता है वो प्रमाणित होता है। नहीं, ये सत्य है, कुछ भी झूठ सही नहीं लिखा जाता है, बिना प्रमाणिकता के नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए भाषा का लिखित रूप प्रमाणिक माना जाता है। मुद्रण यंत्र के आविष्कार ने भाषा के लिखित रूप के प्रचलन को बढ़ा दिया। मुद्रण यंत्र यानी जिससे हम टाइपिंग करते हैं। कागज पर अंकित होने के कारण भाषा के लिखित रूप को याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। लिखित रूप से ही देश और समाज की सभ्यता और संस्कृति का परिचय मिलता है। यही ज्ञान विज्ञान को सुरक्षित रखने का साधन है। हम जो आविष्कार करते हैं, ज्ञान की बात हो या विज्ञान की बात हो, उसको हम सुरक्षित कर सकते हैं। कैसे? लिखकर उसको रखा जाता है कि कैसे किस चीज़ का आविष्कार हुआ, कौन सा ज्ञान कहाँ से मिला, इसको लिखित रूप से जब हम रख देते हैं तो वो सुरक्षित रहता है। कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के कथन को लिखित भाषा के रूप में अंकित करते हैं। हम जब आपको पढ़ाते हैं, उसका जो निचोड़ होता है, जो सार होता है, हम आपको समझाते हैं, तो आप उसको लिखित रूप से रखते हैं। वो आपके एग्जाम में काम आता है, क्योंकि आप उसको लिख के रखे रहते हैं। फिर वो क्लास दोबारा थोड़ी नहीं चलती जो एक बार क्लास में पढ़ा दिया गया, तो उसका लाभ आपको कैसे मिलता है? क्योंकि वो लिखित रूप से रखा हुआ। अगर आपको भूल गया, आप फिर एक बार देखेंगे, आपकी याददाश्त तुरंत ताज़ी हो जाएगी। हाँ, ये चीज़ ऐसे मैम बताई थी, सर बताए थे। कंप्यूटर पर काम करना, पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लेख, कहानी, ईमेल, SMS आदि लिखित भाषा के ही उदाहरण हैं। ये सब क्या है? ये सब जैसे हम पत्र लिखते हैं, डायरी लिखते हैं, कंप्यूटर पर टाइपिंग करते हैं, काम करते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, या समाचार पत्र जो छापे जाते हैं, पत्रिकाएं, नावल, जो भी हम पढ़ते हैं या लिखते हैं, वो सब लिखित भाषा के ही उदाहरण हैं। जैसे हम आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में मोबाइल पे भी SMS करते हैं, तो भी ये लिखित भाषा का ही उदाहरण है। अब हम इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं? भाषा के जिस रूप में व्यक्ति अपने मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उस बात को समझता है, लिखित भाषा कहलाती है। एक भाषा होती है सांकेतिक भाषा। वैसे तो ये कोई प्रमाणिक नहीं है, लेकिन कभी कभी हम सिर हिलाकर, हाथ हिलाकर या हाथ से मना करके किसी चीज़ को समझाते हैं, आंखों के इशारे से, गर्दन हिलाकर, ये भी एक तरह की भाषा मानी जाती है। ये सांकेतिक भाषा है, लेकिन इसका प्रयोग बहुत सफल नहीं माना जाता है, क्योंकि हम इशारे में क्या कह रहे हैं, आप उसका क्या अर्थ समझ रहे हैं, ये श्योर नहीं होता है कि हम जो कहना चाह रहे हैं, आप इशारे में आप वही समझेंगे। कभी कभी उसका गलत अर्थ भी निकलता है, तो इसका बहुत प्रमाणिक ये सांकेतिक भाषा नहीं मानी जाती है। अब भाषा के अनेक रूप हो जाते हैं, जैसे मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, ये सब हमारी भाषा में ही आता है। तो मातृभाषा क्या है? सबसे पहले मातृभाषा के बारे में जानते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है, तो जब वो सबसे पहला शब्द बोलना सीखता है, किससे सीखता है? उसके परिवेश में। उसके मातृ का मतलब हो गया माँ, तो सिर्फ माँ से ही नहीं सीखता बच्चा भाषा, उसके परिवेश में, उसके परिवार में जो भी भाषा बोली जाती है, जो चारों तरफ लोग बोलते हैं, सबसे पहले बच्चा वही भाषा सीखता है और वही बोलता है, तो ये उसकी मातृभाषा हो गई। जैसे अगर बच्चा गुजरात में जन्म लेता है, तो गुजरात में जो प्रचलित भाषा है, गुजराती बोली जाती है, वहाँ उसका परिवार वही बोलता है, तो सबसे पहले गुजराती सीखेगा, न कि राजभाषा हिंदी सीखेगा। अगर उसके परिवार में हिंदी बोली जाती है तो हिंदी सीखेगा, अगर उसके परिवार में गुजराती बोला जाता है तो गुजराती ही सीखेगा। तो उसकी मातृभाषा क्या हो गई? गुजराती हो गई। तो मातृभाषा क्या है? जो हमारे परिवार में, हमारे परिवेश में लोग बोलते हैं, और हम जो सबसे पहली भाषा सीखते हैं, या कोई भी बच्चा जन्म का जो पहली भाषा सुनता और सीखता है, वही मातृभाषा होती है। अब आइए राष्ट्रभाषा देखते हैं। राष्ट्रभाषा क्या है? वह भाषा जिसका प्रयोग देश के अधिकांश लोग करते हैं।
राष्ट्रभाषा कहलाती है। संसार के सभी देशों में अपनी अपनी राष्ट्रभाषा है। उदाहरण, रूस में रूसी, चीन में चीनी, अमेरिका में अमेरिकी, जर्मनी में जर्मन, और हमारे भारत में हिंदी बोली जाती है। ये हमारी राष्ट्रभाषा है। इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है, तो वहाँ की राष्ट्रभाषा है। अब देखते हैं राजभाषा। राजभाषा क्या है? देश के कार्यालय और राजकाज के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। अर्थात सरकारी दफ्तरों में जो भाषा अपनाई जाती है, उस देश के काज के को लिखित रूप से जिस भाषा में प्रयोग किया जाता है, वही राजभाषा कहलाती है। हमारे यहाँ की राजभाषा क्या है? हमारे यहाँ की राजभाषा हिंदी है। ये कब से राजभाषा बनी? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 को के अंतर्गत राजभाषा का दर्जा इसे दिया गया है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाते हैं। कई गैर हिंदी भाषी राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली और अंडमान निकोबार में हिंदी राज्य की राजभाषा है। मतलब जैसे देश की राजभाषा है, तो इन राज्यों में भी हिंदी राजभाषा है। देश के सभी क्षेत्रों में हिंदी के अध्ययन की व्यवस्था है। चाहे हम कहीं भी हो, गुजरात हो, पंजाब हो, कहीं भी हो, हर राज्य में हिंदी, क्योंकि हमारी राजभाषा है, तो हर राज्य में हिंदी पढ़ने की व्यवस्था है स्कूल कॉलेजों में। अब ये देखते हैं कि भारत में प्रमुख मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन सी है। भारत, हमारा देश ऐसा है जहाँ बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे अब अन्य देशों में आप देखेंगे कि कोई एक भाषा होती है जो पूरे देश में बोली जाती है। चाहे उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, उसी भाषा को राजभाषा का भी दर्जा दे दिया जाए, वो अलग बात है, लेकिन हर जगह लगभग एक ही भाषा बोली जाती है, एक दो भाषाएं बोली जाती है। हिंदी और हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान बहुभाषीय देश है। हमारे देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो इसीलिए यहाँ बहुत सी भाषाओं को मान्यता भी प्रदान की गई है। मुख्य रूप से यहाँ संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अब वो कौन कौन सी भाषाएं हैं, आइए बताते हैं। उत्तर हिंदी, नेपाली, बोडो, मैथिली, कोंकणी, मराठी आदि भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, जो भारत की प्राचीन भाषा है और जिनका अपना समृद्ध साहित्य है। ये जितनी भाषाएं हैं, इनमें साहित्य भी मिलता है और ये बहुत ही समृद्ध भाषाएं हैं, इनका साहित्य भी समृद्ध है। इस भाषा में वेद, शास्त्र, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, गीता और धार्मिक ग्रंथों, रामायण तथा महाभारत आदि काव्यों की भी रचना हुई है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। ये सब जितनी भाषाएं थी क्या थी? संस्कृत भाषा से उत्पन्न थी। अब ये द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। इनका प्रयोग दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल राज्य में होता है। यहाँ हिंदी संपर्क भाषा के रूप में काम करती है। जैसे यहाँ मुख्य भाषाएं दक्षिण की दूसरी हैं, लेकिन हिंदी क्या है? संपर्क भाषा। जैसे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो संपर्क स्थापित करने के लिए, जैसे हम विदेशों में जाते हैं तो वहाँ हमारी संपर्क भाषा क्या होती है? इंग्लिश होती है। तो यहाँ दक्षिण में हम जाते हैं तो वहाँ की संपर्क भाषा हिंदी होती है। अब आइए आपको बोली के बारे में बताते हैं। बोली क्या है? बोली भाषा का सीमित रूप होता है। कोई भी बोली जहाँ बोली जाती है, मेन रूप अक्सर हम समझते हैं कि बोली और भाषा एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। बोली भाषा का बहुत सीमित रूप है। जहाँ भी क्षेत्रीय रूप से थोड़ी सी जगह में क्षेत्रीय लोग जो भाषा बोलते हैं, जिसका प्रयोग करते हैं, उसे बोली कहते हैं। भाषा का प्रयोग विस्तृत भूभाग में होता है, जबकि बोली का प्रयोग बहुत ही सीमित क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। बोली का रूप थोड़ी थोड़ी दूर पर बदल जाता है। जैसे भोजपुरी है, थोड़ी दूर पे भोजपुरी बोली जाती है, थोड़ा आगे जाएंगे यहाँ अवधी आ जाएगी। हिंदी के ही सब हिंदी से ही निकले हुए हैं, लेकिन ये बोलियां हैं। भोजपुरी, अवधी, हरियाणवी, बांगड़ू, अंगिका, बज्जिका, मगधी, मारवाड़ी आदि हिंदी की ऐसी बोलियां हैं। सारी बोलियां किसकी हैं? हिंदी की हैं, लेकिन ये बोली है, न कि भाषा। भाषा क्या है? हिंदी है। एक ही राज्य में कई बोलियां बोली जाती हैं।
इनमें लोक साहित्य नहीं लिखा जाता। बोलियों में लोक साहित्य लिखा जाता है लेकिन साहित्य नहीं लिखा जाता। जैसे लोकगीत होते हैं, कहीं का लोक नृत्य या लोक रंगमंच जो होता है, रंगमंच पे भी कुछ लोक नृत्य आदि कलाकृतियाँ दिखाई जाती हैं, वो सब बोलियों में लिखी जा सकती हैं, लेकिन साहित्य नहीं लिखा जाता है, लोक साहित्य लिखा जाता है। तो बोली और भाषा में यही अंतर होता है। मुख्य रूप से आप जान लीजिए कि बोली सीमित क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। बोली थोड़ी थोड़ी दूर पे बदल जाती है, भाषाएं बदलती नहीं है, उनका रूप वैसे ही रहता है। और बोली में लोक साहित्य लिखे जाते हैं, जबकि भाषा में बड़े बड़े साहित्यों की रचना होती है। भाषा का साहित्य जो होता है समृद्धशाली होता है। अब देखते हैं उपभाषा। उपभाषा जो होती है वह बोली की अपेक्षा थोड़ी उसका क्षेत्र थोड़ा सा विस्तृत होता है। उपभाषा में जब बोलियों में एक तरह समझिए जैसे बोली में कोई साहित्य रचा जाने लगता है तो वो उपभाषा का रूप धारण कर लेती है। अवधी ब्रजभाषा, अवधी खड़ी बोली कभी हिंदी की उपभाषाएं रही हैं। मध्यकाल में ब्रजभाषा और अवधी में प्रचुर साहित्य लिखा गया। खड़ी बोली तो आज हिंदी भाषा का ही पर्याय बन चुकी है। जैसे दिल्ली में जो भाषा बोली जाती है उसमें आप साहित्यिक हिंदी का रूप कभी नहीं पाएंगे, तो वो क्या है, खड़ी बोली है। आजकल हम समझते हैं कि यही हिंदी है, तो वही कहा जा रहा है कि हिंदी भाषा का पर्याय बन चुकी है खड़ी बोली। इसकी विपुलता से साहित्य की रचना हो रही है। इसका मतलब विपुलता यानी ये इतना बड़ा हो चुका है, इसका क्षेत्र इतना विस्तृत हो चुका है, इसकी भाषा इतनी अधिक बढ़ गई है कि इसमें साहित्य की रचनाएं होने लगी हैं। अब मानक भाषा देखते हैं। भाषा के दीर्घ काल तक प्रयोग में आने के साथ उनके रूपों में अनेक रूपता आ जाती है। कुछ वर्णों और शब्दों के एक से अधिक रूप प्रस्तुत हो जाते हैं जो भ्रांति पैदा करते हैं। ऐसी स्थिति में भाषा में एक रूपता लाने के लिए शब्दों व वर्णों के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वही मानक रूप कहलाता है। जैसे किसी चीज का बोलते बोलते कुछ आप कुछ और कह रहे हैं, हम कुछ और कह रहे हैं, तो उनका कई रूप हो जाता है। तो जिसको मान्यता प्राप्त हो जाती है कि नहीं यही सही है, यही इसी को कहा जाएगा, वो भाषा का मानक रूप बन जाता है। संपर्क भाषा क्या होती है? जिस भाषा का प्रयोग देश के निवासी परस्पर संपर्क कायम करने के लिए करते हैं वह संपर्क भाषा कहलाती है। भारत की संपर्क भाषा क्या है? भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। जैसे मान लीजिए आप गोरखपुर से हैं, बलिया से हैं, बिहार से हैं, आप भोजपुरी बोलते हैं। आप अगर गुजरात में जाएंगे या पंजाब में जाएंगे तो वहाँ के लोग पंजाबी बोलते होंगे, तो आप किस भाषा में बात करेंगे कि वो भी आपकी भाषा समझे और आप